गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, पहले नेशनल इनकम को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम ऑफ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम बाय द रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड द पीरियड ऑफ ए कंट्री, द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। गौर करना स्टूडेंट, नेशनल इनकम वो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री का इनकम है जो पूरे एक साल के अकाउंटिंग पीरियड का होता है। उस समेशंस को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसमें फिर से एक बार आप गौर करना कि नेशनल इनकम वो सम टोटल ऑफ अमाउंट है किसका? फैक्टर इनकम का, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। यानी पूरे एक साल में हमारे जो भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट डिक्लेयर होंगे, उनके पूरे एक साल का जो भी फैक्टर इनकम होगा वो हमारे कंट्री का नेशनल इनकम कहलाएगा। हमारे कंट्रीज का नेशनल इनकम कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर गौर करना कि यहाँ पर हमने दो वर्ड को सर्कल किया हुआ है, एक तो फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन में ये दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो स्टूडेंट, नीचे में हमने लिखा है फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम एक तरह का बायलैटरल पेमेंट होता है। फैक्टर इनकम एक तरह का बायलैटरल पेमेंट है। कैसे? सपोज मान लेते हैं कि एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। एक्स जो है वो वाई से कुछ सर्विसेज लेता है। एक्स जो है वाई से कुछ सर्विसेज लेता है और वाई जो है एक्स जो है वाई को उस सर्विसेज के बदले कुछ पेमेंट करता है। इसको बेटर से समझने के लिए हम ये करेंगे कि मान लेते हैं एक्स एक हाउस होल्ड है और वाई जो है एक फैक्ट्री है। यानी एक्स जो है एक लेबर है और वाई जो एक फैक्ट्री है। एक्स जो लेबर वाई में जाकर क्या करेगा? अपना सर्विसेज देगा, गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, और वाई जो होगा उसको मंथ के एंड में क्या करेगा? सैलरी पेमेंट करेगा। ये क्या कहलाया? इस प्रोसेस को बोला गया बाईलैटरल पेमेंट। बाईलैटरल मतलब सिंपली हम लोग अपनी भाषा में ये बोल सकते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले भी हमें कुछ मिलना चाहिए। समथिंग इन रिटर्न, यानी कंसिडरेशन। क्लियर है? ये बायलैटरल हो गया। उसी तरह इसमें फैक्टर इनकम के साथ एक ट्रांसफ़र इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम को यूनिलैटरल पेमेंट कहा गया है। यूनिलैटरल पेमेंट का मतलब ये होता है, सपोज मान लेते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक है। गवर्नमेंट जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो भी काम करती है, यानी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए रोड बनाती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है। किस लिए? पब्लिक के हेल्प के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। पब्लिक उसके रिटर्न में तो कुछ देती नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया? वन साइडेड हो गया। गवर्नमेंट सिर्फ दे रही है, पब्लिक कुछ नहीं दे रही है, इसलिए इसे हम लोग यूनिलैटरल पेमेंट बोलते हैं। और इस पब्लिक के लिए जो क्या कहलाता है? ये ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है स्टूडेंट, गौर करना कि जो भी ट्रांसफ़र इनकम होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफ़र इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन national income, but factor income are included in national income because it is a bilateral payment, and transfer income is not included in national income because it is a unilateral payment. ये वन साइडेड है, ये बोथ साइडेड है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उस काम के बदले उसको पेमेंट कर रहा है, यानी ये बायलैटरल हो गया और ये यूनिलैटरल हो गया। क्लियर है? अब एक चीज़ याद करना कि ये फैक्टर इनकम जो है किसी भी हाउस होल्ड को किस वे में हो सकता है। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट और चौथा प्रॉफिट। स्टूडेंट गौर करना, इस चीज़ को हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था कि ये क्या है? एक तरह का फैक्टर सर्विसेज है और फैक्टर पेमेंट है फैक्ट्री के लिए। तो ये जो चार कंपोनेंट्स हैं यही फैक्टर इनकम कहे जाते हैं, जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो नेशनल इनकम इंक्लूड होता है और बायलैटरल नेचर का होता है, और इसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए कुछ करता है तो उसके रिटर्न में भी उसे कुछ मिलता है। लेकिन ये यूनिलैटरल जो पेमेंट होता है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। यूनिलैटरल को क्या बोला जाता है? ट्रांसफ़र इनकम बोला जाता है। अब आगे हैं दूसरा, यहाँ जो सर्कल किया था हमने, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसे बोला जाता है? नॉर्मल रेसिडेंट में बेसिक कंडीशन ये दो चीज़ याद रखना है स्टूडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट में क्या होता है?
लिव इन इंडिया 1 ईयर और मोर, मतलब कोई भी एक व्यक्ति अगर इंडिया में 1 साल या 1 साल से अधिक रह जाए, ठीक है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट काउंट कर लिया जाता है। मे और मे नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया का सिटीजन हो, वो इंडिया का सिटीजन नहीं भी हो सकता। जैसे कहने का मतलब कोई भी एक फॉरेनर अगर इंडिया में आकर 1 साल से अधिक अगर रह जाता है तो वो यहाँ का रेसिडेंट कहलाएगा, ना कि यहाँ का सिटीजन कहलाएगा। यानी एक नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए एक इंडियन भी हो सकता है, एक नॉन इंडियन भी हो सकता है, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए कि वो 1 साल या 1 साल से अधिक इंडिया में रह जाए तो ही वो नॉर्मल रेसिडेंट काउंट किया जाएगा। दूसरा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी वो कौन से लोग नॉर्मल रेसिडेंट के कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। दूसरा बेसिक कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इंडिया में रहकर अगर वो उस चीज़ की पूर्ति कर दे तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री कहलाएगा। यानी ये 2 बेसिक कंडीशन नॉर्मल रेसिडेंट में फुलफिल होने चाहिए। पहला कि वो इंडिया में 1 साल या 1 साल से अधिक सरवाइव कर जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन सिटीजन हो, वो कोई फॉरेनर भी हो सकता है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस वो 1 साल इंडिया में रहने के बाद ये तीनों प्रोसेस अगर इंडिया में वो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। क्लियर है। यहाँ पर नीचे में हमने कुछ 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं कि वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं किए जाएंगे। डू नॉट इंक्लूड नॉर्मल रेसिडेंट, पहला चीज़। पहला है विजिट इंडिया ट्रैवलिंग, कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आया हो, हॉलीडे पैकेज पे आया हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो, स्टडी के पर्पज से आया हो, स्पोर्ट्स खेलने के वजह से आया हो, तो वह हमारे कंट्रीज़ के नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ और कंट्री नहीं काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से पहले ही इस कंट्री से चले जाएंगे। क्लियर है। दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। सपोज मान लेते हैं कि इंडिया में IMF और WHO ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। द फुल फॉर्म ऑफ IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द फुल फॉर्म ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये IMF और WHO का ब्रांच अगर इंडिया में है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस ब्रांच में अगर कोई भी इंडियन अगर अपना सर्विसेज दे रहा है यानी काम कर रहा है, ठीक है, या कोई भी फॉरेनर आके उस इंटरनेशनल बॉडीज़ में अगर काम कर रहा है तो वो हमारे कंट्रीज़ का नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी अगर हमारे कंट्रीज़ में सिचुएटेड है, अगर कोई भी फॉरेनर आकर उसमें काम करता है तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं काउंट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सपेक्ट कमिंग इन इंडिया फॉर इंस्टॉलेशन। एक्सपर्ट मतलब कोई विशेष व्यक्ति या विशेष टेक्नीशियन, एक्सपर्ट इंडिया में मशीन इंस्टॉलमेंट करने के लिए आया हो, इंस्टॉल करने के लिए आया हो। कोई विशेष व्यक्ति जो है वो इंडिया में, या कोई एक्सपर्ट इंडिया में कोई मशीन को इंस्टॉल करने के पर्पज से आया हो तो वो व्यक्ति यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट काउंट नहीं किया जाएगा। और चौथा, फॉरेन आर्म फोर्स इन इंडिया। अगर कोई भी विदेशी आर्मी फोर्स के जवान इंडिया में डिप्यूट हो कुछ सर्टेन पर्पस के लिए तो वो भी यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंट नहीं किया जाएगा। अगर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंट किया जाएगा तो ये 2 बेसिक कंडीशन उसको फुलफिल करना होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये सेकेंड पॉइंट के रूप में अगर ये IMF और WHO फॉरेन में है और इंडियन कोई जाकर इस इंटरनेशनल बॉडी में अगर वो काम कर रहा है तो वो उस फॉरेन कंट्रीज़ के IMF और WHO में जो जाकर काम कर रहा है वो व्यक्ति वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट किया जाएगा। क्लियर है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अब ये वीडियो फिर कंटिन्यू रहेगा।